रामपुर एक छोटा सा शांत गांव था जहां हरियाली और सादगी का बोलबाला था। इसी गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में नीरज और उसकी पत्नी प्रिया रहते थे। नीरज एक गरीब मजदूर था जो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही थी। कभी एक वक्त की रोटी नसीब होती तो कभी पूरा दिन ही भूख निकल जाता था। एक शाम जब नीरज थक कर वापस अपने घर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी प्रिया बहुत उदास बैठी हुई है। नीरज ने उसके पास जाकर, क्या हुआ प्रिया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास नहीं हो तो और क्या करूं? आखिर हमारे हालात ऐसे ही कब तक चलते रहेंगे? पूरे गांव में बस हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में 15 दिन ही चूल्हा जल पाता है। बाकी दिन तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है। चिंता मत करो प्रिया, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। एक ना एक दिन देखना, हमारा भी समय जरूर बदलेगा। लेकिन आप कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? क्या आप खुद का कोई छोटा मोटा धंधा नहीं चालू कर सकते? मैं आपसे सोना चांदी तो मांग नहीं रही हूँ, बस इतना ही चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर खाना मिल सके। अच्छा ठीक है प्रिया, कल से ही मैं कुछ नया काम करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही अगले दिन से नीरज गांव में कुछ काम ढूंढने निकल जाता है। वह बहुत से दुकानदारों के पास गया, मजदूरी के लिए सबसे पूछा, लेकिन किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। हार कर वह गांव के मुखिया हीरालाल के पास पहुंचा। तब सरपंच ने उससे कहा, नीरज, मैंने तुम्हें खेतों में बहुत मेहनत करते हुए देखा है। वैसे भी तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की मुझे बहुत जरूरत थी। आज से ही तुम मेरे खेतों में काम करोगे। तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म होंगे नीरज। नीरज बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे अब रोज मजदूरी मिलने लगी। लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। एक दिन जब नीरज खेतों में से कड़ी मेहनत करके घर लौट रहा था तब उसे बहुत भूख लगने लगी थी। उसने गांव के पास ही पप्पू के ढाबे के बारे में बहुत सुन रखा था, जहां बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता था। नीरज वहां पहुंच गया। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से मेरे लिए अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और थोड़े चावल लगा दो। खाना आते से ही नीरज फटाफट खाना खाने लगा क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और भोजन भी कितना स्वादिष्ट है। आज तो मजा ही आ गया। तुम्हारे खाने के 1000 रुपए हुए। क्या 1000 रुपए? तुम्हारा ढाबा तो शहर की होटलों से भी महंगा है। मेरे अकेले व्यक्ति के 1000 रुपए। हाँ, यहाँ का रेट तो यही है भैया। ये कोई साधारण ढाबा नहीं है, पप्पू का ढाबा है, पप्पू का। लेकिन भैया, तुम बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो। मैं तो समझा था कि यह कोई साधारण सा ढाबा होगा जहाँ रेट भी सही होंगे। और वैसे भी दाल रोटी चावल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होती है। हर ढाबे में तो यही रेट चल रहा है, तो फिर आप क्यों इतना ज्यादा पैसा ले रहे हो? अरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई साधारण ढाबा नहीं, पप्पू का ढाबा है। इस ढाबे में विधायक से लेकर बड़े बड़े मंत्री तक आते हैं। और जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो तुम क्यों आए इस ढाबे में खाना खाने? चलो अब सीधे तरीके से 1000 रुपए निकालो। क्या 1000 रुपए? अरे भाई, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास तो 100 रुपए ही है। फिर राजू अपने मालिक पप्पू को आवाज देकर बुलाता है। पप्पू भाई, इस आदमी ने भरपेट खाना खा लिया और जब मैंने इसे इसका बिल 1000 रुपए बताया तो बोल रहा है कि मेरे पास रुपए नहीं है, सिर्फ 100 रुपए हैं। जब तेरे जेब में पैसे नहीं थे तो क्यों आए यहाँ पर खाना खाने? मैं तो इसे ढाबा समझ कर आया था। मुझे क्या पता था कि यहाँ पर रेस्टोरेंट के दाम पर खाना मिलता है। तो तुम्हें लोगों से पूछ लेना चाहिए था। चलो अब 1000 रुपए निकालो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपको पैसे दे जाऊंगा। मालिक, ऐसे आदमी से बात नहीं की जाती। हमें तो इसे मारना चाहिए, तभी यह खाने के पैसे देगा। तभी मालिक और उसका नौकर नीरज को बहुत मारने लगते हैं और उसे धमकी देकर बाहर जाने को कह देते हैं। गांव के लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने नीरज की मदद नहीं की। वह वहां से उदास होकर उसके घर लौट गया। जब नीरज की पत्नी ने उसकी हालत देखी तो वो बोली,
अरे ये क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? और ये छोटे कैसी? किसने मारा है आपको? नीरज ने तभी सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। अरे लेकिन आप उस ढाबे पर खाना खाने क्यों गए? मुझे क्या पता था कि उसे ढाबे में इतना महंगा खाना मिलता है। ढाबे का मालिक और उसका नौकर दोनों मिलकर मुझे बहुत अपमानित कर रहे थे। गांव वाले भी वहीं पर थे, पर किसी ने भी मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। सत्यानाश हो, उस ढाबे के मालिक का और गांव वालों का कम से कम मार खाते हुए तो बचा सकते थे। आप चिंता ना करिए, मैं इस बात की शिकायत सरपंच से करूंगी। ये पप्पू कौन होता है गरीबों को मारने वाला? अगले दिन नीरज और उसकी पत्नी सरपंच के घर के लिए निकल गए। नीरज की सारी बातें सुनने के बाद सरपंच लाल सिंह ने पप्पू का ही पक्ष लिया। नीरज, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे तुम्हारी ही गलती नजर आ रही है। तुम्हें पता होना चाहिए था कि पप्पू का ढाबा बहुत महंगा है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम खाना खाने उसके ढाबे पर क्यों गए? ये क्या सरपंच जी, आप तो पप्पू और उसके नौकर की तरफदारी कर रहे हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, जो सच है उसी का साथ दे रहा हूँ। सरपंच जी, अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो कुछ दिनों का समय नहीं दे सकता था क्या वह पप्पू? उसे किसी गरीब को पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, उसने तो यह गलत किया है। चलो, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं पप्पू से इस विषय में बात अवश्य करूंगा। यह सब बात करके वह दोनों सरपंच के घर से वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सरपंच कुछ करेगा। तुमने देखा ना, वह तो उस पप्पू का ही पक्ष रख रहा था। लेकिन मैं अपने अपमान का बदला पप्पू से जरूर लूंगा। ऐसे ही अपना अपमान नहीं होने दूंगा। लेकिन अब आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पप्पू की गांव में बहुत अच्छी खासी जान पहचान है और आपकी पहचान गांव में बस एक मजदूर की है। हमारे पास तो खुद की खेती करने के लिए जमीन भी नहीं है। किसी तरह दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। जो भी हो प्रिया, लेकिन मैं गरीब मजदूर हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना अपमान सहकर चुप बैठा रहूंगा। मैं उस पप्पू और उसके नौकर को तो यह दिखाकर रहूंगा कि एक गरीब चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। नीरज बहुत उदास हो गया और वह गुस्से में जंगल की ओर निकल गया। वह नदी किनारे बैठकर सोचने लगा कि क्या गरीबों के साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार होगा? क्या गरीबों को सम्मान के साथ जीने का कोई अधिकार भी नहीं है? चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अब मैं उस पप्पू से अपने अपमान का बदला तो लूंगा ही। तभी नीरज को वहां बैठे बैठे रात हो जाती है और फिर